So this is your unit 4 second question important. Now स्ट्रिंग के बाद आपको दिख रहा होगा एक अरेंजमेंट है जो कि स्ट्रिंग भी है और लोड भी लगा हुआ है. सिंपल स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन में तो बताया एफपीडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अगर कोई एक्सटर्नल लोड ना लगा हो तो. यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग के साथ कुछ लोड लगा हुआ है, एक अरेंजमेंट है, डिस्टेंसेस आपको दिया हुआ है. सबसे पहला स्टेप क्या था, हमको क्वेश्चन रीड करना, क्वेश्चन को समझना, क्या फाइंड आउट करना है वो फाइंड करना. सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सिंपल अरेंजमेंट. एक बार है जहाँ पे CD एक स्ट्रिंग है, एक तार है, आपको दिया होगा टेंशन ऑन द स्ट्रिंग CD. तो CD एक स्ट्रिंग है, एक वायर है. A और B जो है एक सिंपल बार है. आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि गिवन डेटा लिखने से क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो मैं आपको बता दी हूँ. AB जो है एक बार है, बार लकड़ी का हो सकता है, ग्लास का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. एक सॉलिड पीस है जिस पे एक डिस्टेंस है पॉइंट डी पे जो कि L/2 है और L/2 है. मतलब ये जो बार है ये हाफ डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. AD और DB का डिस्टेंस सेम है, दिख रहा है आपको. और एक वेट जो है B पे अटैच है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है W. और कुछ भी इसमें दिया नहीं हुआ है, हमको कोई भी डिस्टेंस या कुछ भी डायग्राम में नहीं दिया हुआ है. आपको क्या फाइंड करना है, आपको टेंशन, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन फोर्स ही अप्लाई होता है. टेंशन फोर्स मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि आउटवर्ड डायरेक्शन में शो होगा. ठीक है, ये फाइंड आउट करना है. और क्या फाइंड करना है, देखो ध्यान से पढ़ो. एंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट हिंज ऑन ए. कोई बता सकता है कि ए में हिंज लगा है क्या? हिंज में तो डायग्राम ऐसा होता नहीं है. हिंज सपोर्ट का डायग्राम ऐसे गोल होता है क्या? नहीं होता है. तो कभी भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो डोंट पैनिक इन एग्जाम कि ए में तो हिंज ड्रॉ नहीं किया हुआ है या क्वेश्चन में लिखा है कि हिंज ऑन ए. तो ये एक जो सिंपल डॉट, छोटा वाला डॉट दिख रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ इंटरनल हिंज. कई बार इंटरनल हिंज डायग्राम में शो नहीं किया रहता है, एक डॉट या बिंदु से वो दिखा देते हैं कि एक इंटरनल हिंज है. पर अगर आपको ये इंटरनल हिंज उसको आपको समझाना है, मतलब एग्जामिनर को आपको समझाना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप कैसे समझेंगे? अगर यहाँ पे हिंज का कोई उल्लेख ही नहीं होता तो मैं यहाँ पे हिंज को नहीं कंसिडर करती. मैं सोचती कि ये बार यहाँ से टच हुआ है इसलिए उन्होंने एक डॉट बना दिया है. पर क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में हिंज का जिक्र किया है इसीलिए मैं समझ रही हूँ कि ये जो डॉट है ये सिंपल डॉट नहीं है, ये एक हिंज है. ठीक है, अब हिंज में हमको पता है दो रिएक्शंस लगते हैं, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल वन एंड वन इज़ वर्टिकल. टाइप ऑफ सपोर्ट में सिंपल सपोर्टेड में 1, हिंज में 2, फिक्स्ड में 3. ठीक है, अब और क्या दिया है आपको? इस हिंज का रिएक्शन फाइंड आउट करना है और डायरेक्शन फाइंड आउट करना. रिएक्शन तो नहीं बोलूँगी, जो रिएक्शन लगेगा उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, मतलब एंगल निकालना है कि वो जो हिंज में से जो भी आपका लगेगा फोर्स रिएक्शन वो किस एंगल पे बना रहा होगा, उसका डायरेक्शन निकालना है. किसके टर्म्स में? W एंड थीटा के टर्म्स में. ये W है और यहाँ पे डायग्राम में इस जगह पे थीटा दिया हुआ है, मैंने ड्रॉ करना भूल गया. ठीक, दिस इज़ थीटा. अब इसके और इसके टर्म्स में आपको इस एक का हिंज वाला रिएक्शन बताना है. और जो ये टेंशन है CD में ये भी W और थीटा के टर्म्स में ही रहेगा. साफ दिख रहा है डायग्राम में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है. दैट मीन्स आपको सब अल्फ़ाबेटिक मैनर पे ही आंसर मिलेंगे. क्वेश्चन समझ में आ गया? निकालना क्या है वो भी आपको समझ में आ गया. अब शुरू कैसे करें? जैसे मैंने बताया हर क्वेश्चन का तरीका अलग है, ट्रिक अलग है. इस तरीके का ये क्वेश्चन करा रही हूँ तो आपको इस सेम फॉर्मेट का कोई भी क्वेश्चन मिले आपका ट्रिक सेम ही होगा. पर क्वेश्चन बहुत वैरायटी के हैं तो आप ट्रिक्स में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना. ठीक है, अब इसका मैं FBD अलग डायग्राम पे बनाती हूँ. क्यों? क्योंकि उसी में अगर FBD बनाया तो क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी. ओरिजिनल डायग्राम क्या था और क्या हमने क्रिएट किया है ये समझ में नहीं आएगा. मैं यहाँ पे एक टेंशन T नाम दे रही हूँ. ठीक है, ये B है, ये वेट W है और क्या है ये थीटा है नीचे. अच्छा, अब ये पॉइंट A था. ठीक है ना, अब A पॉइंट पे मैं क्या करती हूँ, एक रिएक्शन लगाती हूँ. मैं अलग कलर के चौक से लगा रही हूँ. यहाँ पे एक रिएक्शन है तो मैंने रिएक्शन लगाया कुछ इस कदर.
आर ए। ठीक है, अब ये रिएक्शन जाके सपोज आगे मैच हो रहा है। इस W को मैं क्या करती हूँ, सिंपल सॉलिड में कन्वर्ट कर देती हूँ, नीचे लगा देती हूँ W को। W तो नीचे ही एक्ट कर रहा है ना। इसको ज्वाइन करती हूँ और यहाँ पे A पे जो हिंज लगा हुआ था, यहाँ से मैं डायरेक्ट एक रिएक्शन फोर्स निकालती हूँ। सपोज दिस इज़ योर आर ए को मैं अभी मान के चलती हूँ कि थीटा एंगल तो वहाँ बना रही है, ये एक अल्फ़ा एंगल क्रिएट कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, अब क्या है देखो मेरे यहाँ पे सिंपली आर ए का रिएक्शन मैंने बनाया, इसके अलावा कुछ और दिख रहा होगा आपको, कोई डायग्राम जिसमें कुछ भी अलग से लग रहा होगा, कोई दूसरा एफबीडी बन रहा होगा? नहीं, बार का कोई सेल्फ वेट नहीं है, बार में ऑलरेडी एक लोड लगा हुआ है। बार कोई ऐसा सॉलिड पीस नहीं है कि जिसका सेल्फ वेट आप कंसिडर करो। अगर आपको दिया हुआ है तो कंसिडर करोगे, पर इसका वेट मैं नेग्लिजिबल मान के चल रही हूँ। ठीक है, जिसका वेट आपको चाहिए या आपको निकालना है वो आपको दिया हुआ रहेगा। अदरवाइज़ आपका का सपोज सिलेंडर है, सिलेंडर का वेट देखना, उसमें W दिया हुआ रहता है या उसका वेट का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। अगर नहीं दिया है दैट मीन्स आपको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, बट सिलेंडर का मोस्टली वेट दिया हुआ रहता है। सिलेंडर एक हैवी बल्क मास का यूनिट है तो उसमें वेट रहेगा ही, बट बार उसमें नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं इसकी, तब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अल्फ़ा एंगल दिख रहा है, यहाँ पे थीटा दिख रहा है। क्या मैं इसमें एक ऐसी ज्योमेट्री लगा सकती हूँ कि ये जो आर ए है, आर ए को जब मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में बनाऊँ, अभी तो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में बना सकती हूँ आर ए। कैसे, ये एक सिंपल है, ये एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल से भाई आर ए जो है अल्फ़ा एंगल बना रहा है, पर मुझे अल्फ़ा नहीं चाहिए। मुझे अल्फ़ा जो एंगल है उसी से डायरेक्शन पता चल रहा है ना कि आर ए इधर जा रहा है इस कोऑर्डिनेट में, इतने एंगल में, तो मुझे अल्फ़ा को किस टर्म में चाहिए, थीटा और W के टर्म में चाहिए। कैसे निकलेगा, एक ज्योमेट्री लगाते हैं, जिस ज्योमेट्री में क्या होगा, मैं इस अल्फ़ा की वैल्यू को थीटा से रिप्लेस करूँगी। और कैसे करूँगी, देखो यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ। कैसे लिख देती हूँ, कुछ ऐसे लिख देती हूँ। एक्चुअली में जो आर ए का डायग्राम है ना, दैट शुड बी टचिंग द सेंटर। Let us just draw the diagram once again. दिस इज़ आर ए, ठीक, एंड दिस इज़ बी, और यहाँ से स्ट्रिंग जा रही है। इस पॉइंट को ले लेते हैं क्योंकि ये इसका सेंटर पॉइंट है। यहाँ से स्ट्रिंग जा रही है, दिस इज सी डी, टेंशन टी है। ठीक है, ये हमारा बार है। दिस इज पॉइंट ए
और क्या है, इसको मैंने ई नाम दे दिया, इसको मैंने एफ नाम दे दिया इस पॉइंट को, ठीक है। अब देखो, अब डायग्राम बहुत अच्छे से बन गया है। डायग्राम में मैंने क्यों बनाया, आर ए को इसके सेंटर पे, ये भी तो बात है ना, अभी तक मेरा सही से बन नहीं रहा था डायग्राम, इसलिए मैंने उसको मिटा दिया था। ये सेंटर पे अगर मैंने ड्रॉ किया है तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपका कोई भी रिएक्शन ज़रूरी नहीं है कि बार के सीधे से होके जाए, हो सकता है बार के कुछ अलग एंगल पे जाए। कोई ये मत बोलना कि मैडम हिंज में 2 होता है, आपने एक क्यों बनाया। भाई मैंने यहाँ पे इंक्लाइन बनाया है, दैट इज़ इट इटसेल्फ हैज़ अ कॉम्पोनेंट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ। अगर इसको मैं कंपोनेंट्स में तोड़ूँ तो जो एंगल आपका इसमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ रहेगा उसमें ये y पे अलग जाएगा, x पे अलग जाएगा। अभी मैं 2 लेके क्यों सॉल्व नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम फोर्स चाहिए, मिनिमम फोर्स के साथ मैं सॉल्व करूँ। क्यों 2 फोर्स और रिएक्शन बढ़ाऊँ मैं। अगर मैं यहाँ पे RAX और RAY निकाल लूँ तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे कोई भी एंगल RA का इस टर्म में डायरेक्शन नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं बोल पाऊँगी कि ये इस डायरेक्शन में है, मेरे टूटे हुए 2 कंपोनेंट्स मिलेंगे RA के। समझ रहे हैं बातों को। RA का जो रिएक्शन है उसके 2 कंपोनेंट मिलेंगे, x के और y के। मैं एग्जैक्ट डायरेक्शन उसका बता नहीं पाऊँगी कि ये किस डायरेक्शन में था। तो उसको बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इंक्लाइन फोर्स भी हम लगा सकते हैं, दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को छोड़ के एक इंक्लाइन भी लगा सकते हैं। एक ही मतलब है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स, इनके बीच में जो ये फोर्स रहता है इसी का कंपोनेंट को मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ और यहाँ पे करती हूँ। इन दोनों को हटा दूँ तो एक इंक्लाइन बनता है, वही इंक्लाइन फोर्स मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है आरे का, जो कि हिंज पे मुझे दिया हुआ था। मैंने कंसिडर कर लिया यहाँ पे एंगल अल्फ़ा, थीटा नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे थीटा किया हुआ है। अब इस अल्फ़ा को मैं थीटा में कैसे कन्वर्ट करूँगी, मैं एक यहाँ पे ट्रायंगल देखती हूँ। ट्रायंगल देखो तो दिख रहा है क्या, ई ए एफ ट्रायंगल पे अगर मैं tan थीटा लगाऊं तो मेरा ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर बाय बेस, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, जिससे मैं tan अल्फ़ा निकाल सकती हूँ। अब tan अल्फ़ा कुछ इस तरीके से मुझे निकालना है कि ये जो डिस्टेंस मैं ले रही हूँ, ये जो डिस्टेंस है ये मेरा सब्स्टिट्यूट हो जाए थीटा के साथ। नहीं समझ में आया, दूसरे तरीके से बताती हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का, FPD यहाँ तक है, ये समझ में आ गया होगा। रिएक्शन जो इंक्लाइंड है वो सीधा कहाँ जाके रिएक्ट करेगा, ये जो डिस्टेंस है इसके हमेशा सेंटर पे ही एक्ट करेगा। क्यों, मेरा ओवरऑल हाइट इतना है, यहाँ से एक इंक्लाइन फोर्स जाएगी तो वो कहाँ जाएगी, वो ज़रूरी थोड़ी ना तिरछे में जाएगी, ज़रूरी नहीं है कि ऊपर जाएगी, वो हमेशा कहाँ जाएगी, सेंटर। ये मेरा टचिंग पॉइंट है, ए जो मेरा टचिंग पॉइंट है, जस्ट इसके बीचों बीच, इस बार की लेंथ जितनी है उसके जस्ट बीचों बीच, मीन्स ये वाला जो CD वाला पॉइंट है जहाँ से D कनेक्टेड है, ये इस बार का सेंटर है, ठीक। तो इस बार के सेंटर से जाके यहाँ इस वाले डिस्टेंस पे ये सेंटर पे जाके टच होगी। मीन्स इसका जो हॉरिजॉन्टल का सेंटर है वो सेंटर और इसका जो वर्टिकल का सेंटर है वो सेंटर टच होगा RA से। कोई भी रिएक्शन आपकी जाके लग रही है तो वो कहाँ टच होगी, जो भी वर्टिकल है उसके जस्ट सेंटर पे टच होगी। जितना डिस्टेंस आपके यहाँ पे प्रोवाइडेड होगा, अगर डिस्टेंस इतना बड़ा होता तो क्या होता, जो इसका सेंटर होता वहाँ जाके टच होती। अब यहाँ पे मेरे पास इतना ही डिस्टेंस है, यहीं पे मेरी एंडिंग हो रही है, यहाँ पे मेरा बार का एंडिंग पॉइंट है, तो इसके यहाँ आके इसके बीच में जाके टच हुआ एट पॉइंट E। अब E पॉइंट पे देखो CD जो है ऑलरेडी, D जो है मिड पॉइंट है पूरे बार का, ठीक है। T तो इसका टेंशन का नाम मैंने दे दिया है। अब यहाँ पे E पॉइंट और D पॉइंट मेरा मिड पॉइंट है। क्या मैं ये बोल सकती हूँ इस बार का D पॉइंट अगर मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस L/2 है, ये L/2 है, तो ये मिड पॉइंट होगा। तो मेरा BE जो है दैट विल बी इक्वल टू EF, ईजीली मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। क्यों, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है जिसके हाइपोटेन्यूज जो है इक्वली डिवाइडेड हो और वहाँ से एक लाइन पास हो रही हो उसके परपेंडिकुलर पे, तो मेरा जो दोनों डिस्टेंस है परपेंडिकुलर का, ऊपर का और नीचे का, दैट विल बी सेम। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। और क्या हो सकता है मेरा,
और कुछ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग सकती है नहीं। अब देखो यहाँ पे मुझे दूसरा डिस्टेंस बी ई एफ, मुझे ई एफ डिस्टेंस चाहिए था ना, मुझे ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा, क्योंकि अल्फ़ा है दैट मीन्स मुझे ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके डिस्टेंसेस कैलकुलेट करना। मैंने ये निकाल लिया कि बी ई और ई एफ जो है इक्वल है। अब ए एफ की वैल्यू कैसे निकालूंगी, चलो हम इसके लिए यहाँ पे थीटा है, थीटा को इन ट्रायंगल्स में घुसाने की कोशिश करते हैं कि थीटा इन ट्रायंगल में आ सकता है क्या। यहाँ पे एक पैरेलल लाइन है, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन है, दिस इज़ वन इंक्लाइंड लाइन, दिस इज़ थीटा। कैन आई राइट हियर अ थीटा, सी एक प्रॉपर जेड बन रहा है, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब मेरा थीटा इस ट्रायंगल के अंदर आ गया, दैट मीन्स अब मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रीज में यूज़ कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लूँ ट्रायंगल, ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया ना, पर कैसे कर रहे हैं उसका टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ। डायरेक्ट जो स्टेप्स है वो फिर मैं यहाँ बताऊँगी, आपको समझना इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल कौन सा लिया मैंने, डी बी ई, इस पर मैं कॉस थीटा लगा रही हूँ। कॉस थीटा लगाऊंगी तो क्या होगा, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस, बेस क्या है आपका थीटा ये है, तो बेस क्या होगा बी ई अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा आपका डिस्टेंस हाइपोटेनियस का मुझे डी बी दिया हुआ था, दैट इज L/2। तो मुझे बी ई की वैल्यू मिल गई कॉस थीटा L/2, बी इज इक्वल्स टू ई एफ। ठीक है, ई एफ की वैल्यू भी सेम हो गई, आ गया। अब ए एफ की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, क्या देखो मैं यहाँ पे ये ट्रायंगल यूज़ कर सकती हूँ ए बी एफ, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लगाऊँ तो क्या बन जाएगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज ए एफ अपॉन एल, वेरी इजी, L because L/2 plus L/2 that is L, और AF means this, AF equals to L into sin theta। ठीक है, मेरा AF भी निकल गया। अब मैं इन दोनों से मैंने क्या किया, AF की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दी इन टर्म्स ऑफ थीटा, BE जिसको मैं EF भी बोल सकती हूँ, मैंने पहले ही बताया BE equals to EF कैसे हुआ, इसको भी मैं cos थीटा L/2 के टर्म्स में डिफाइन कर सकती हूँ। दैट मीन्स मेरा अल्फ़ा का जो वैल्यू है tan अल्फ़ा अगर मैं लेना भी चाहूँ तो इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को मैं अगर थीटा के टर्म्स में डिफाइन कर सकती हूँ तो tan अल्फ़ा की वैल्यू भी मेरी किस में आएगी, थीटा के टर्म्स में आएगी। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ आगे की कहानी। ट्रायंगल EAF, एंगल बीच में होता है ना, क्या होगा tan अल्फ़ा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस AF। अब EF क्या है आपका, EF इक्वल्स टू BE, BE इज cos थीटा इंटू L/2, और AF क्या है आपका, AF है साइन थीटा इंटू L। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ, कॉट थीटा। ठीक है, अब आपको जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो ऐसे ऐसे करके देख लो भाई, L/2 इंटू L, तो L कटेगा, क्या बचेगा कॉट थीटा/2 बचेगा। तो ये tan अल्फ़ा इक्वल्स टू कॉट थीटा/2, मतलब मेरा अल्फ़ा का वैल्यू किस में आ गया, थीटा के टर्म्स में मेरा अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। अब अल्फ़ा का वैल्यू अगर थीटा के टर्म्स में आ गया तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरा जो आर ए है, ये जो एंगल अल्फ़ा है वो कुछ इतना थीटा के टर्म्स में, मतलब मैंने आर ए का डायरेक्शन निकाल लिया, यही बोल सकती हूँ मैं। डायरेक्शन निकालना था, मतलब अब तक हमने क्या किया, फोर्थ यूनिट में फोर्स का वैल्यू निकाला, आर ए की वैल्यू निकाली, और क्या किया, डायरेक्शन निकाला। डायरेक्शन निकाला मीन्स फाइंडिंग ऑफ एंगल ऑफ आर ए आइदर हॉरिजॉन्टल और विद वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है तो मैं क्या बोल सकती हूँ, उसका डायरेक्शन क्या होगा, tan इनवर्स कॉट थीटा/2। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ आर ए। मैंने एक चीज़ फाइंड आउट कर ली, क्या किया, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट हिंज ए इन टर्म्स ऑफ W एंड थीटा। W तो नहीं है इसमें क्योंकि वेट है, डायरेक्शन में क्या होगा, W का काम कोई काम नहीं होगा, थीटा का काम होगा। मैंने अल्फ़ा निकाल लिया। ठीक है, आ गया समझ में, व्हाट इज़ द डायरेक्शन। नाउ अब मुझे चाहिए कि T का जो है टेंशन, CD का जो स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो
डब्लू और थीटा के टर्म्स में आ जाए। अब उसको कैसे करेंगे हम लोग? उसके लिए कुछ नहीं करना है हमको, अल्फ़ा इस टर्म्स में आ गया ना, अब इसको हमको सिंपली कोऑर्डिनेट एक्सिस मेथड में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस मेथड में? चलिए, इसको अगर मैं कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करूं तो कैसे होगा? इसको रब कर रही हूँ मैं, क्योंकि इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे किया हुआ है। मैं सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू नोट डाउन करके रखूँगी, आगे का प्रोसीजर क्या करूँगी, आपका समेशन एफ एक्स एफ वाई वाले इक्वेशन पे रखूँगी। ठीक, मैं इसको रब कर रही हूँ। ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। इस कॉन्सेप्ट का आगे कोई अभी काम नहीं है, अभी हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। डायरेक्शन क्या फाइंड किया हो मैंने? tan इनवर्स कॉट थीटा बाई 2, ये मेरा वैल्यू आया था। ठीक, अब मैं इन सबको रब कर रही हूँ। अब मुझे क्या ड्रॉ करना है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब मुझे देखो यहाँ पे एक वेट W, भूलना नहीं है W को, वेट W लग रहा था, लगा दिया। और कौन सा वेट लग रहा था? यहाँ से एक टेंशन T जा रहा है। T का भी कोई एंगल नहीं है, सीधा जा रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ गया। अब मेरा एक लग रहा था ये RA। चलो अभी मैं अल्फ़ा ही रख देती हूँ, अल्फ़ा की वैल्यू मुझे पता है पर मैं अल्फ़ा ही रख देती हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ जा रहा था। और कुछ ऐसा वेट, मैंने बोला था बार का कोई वेट नहीं है, तो और कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रॉ हो। वेरी इजी, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ हो गया मतलब कहानी ख़त्म, किस्सा ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म। दिस इज एमिशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन होते हैं जैसे कि, तो फटाक से इसको रिजॉल्व करते हैं। कॉस अल्फ़ा आर ए साइन अल्फ़ा, चलिए लिख लेते हैं। आर ए कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू टी, इक्वेशन नंबर 1, और समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 क्या होगा? आर ए साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू डब्लू, इक्वेशन नंबर 2। डन। अब हमको अल्फ़ा की वैल्यू पता है। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे टी और डब्लू मुझे साफ साफ दिख रहा है। मेरे पास एक अल्फ़ा निकालने से पहले एक टर्म था, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू कॉट थीटा बाई 2। इसी वैल्यू में से ये वैल्यू आई थी। ठीक है, देखो क्वेश्चन को, इक्वेशन को ध्यान से, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि t को हमको w और थीटा के टर्म्स में लाना है। इन दो इक्वेशन में मुझे आर ए की वैल्यू नहीं पता और अल्फ़ा को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ थीटा से। तो इतना कॉम्प्लिकेट सब्स्टिट्यूट ना करके आर ए की वैल्यू भी मुझे नहीं पता है, तो t की वैल्यू किस में आएगी? आर ए और थीटा के टर्म्स में आएगी। अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हो तो मैं क्या करूँगी, सीधा मुझे कॉस और साइन दिख रहा है, आर ए कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे टी और डब्लू दिख रहा है। क्यों ना मैं इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दूँ, तो मुझे एक tan अल्फ़ा का इक्वेशन मिलेगा। जिस tan अल्फ़ा की इक्वेशन में टी और डब्लू आएगा और यहाँ पे tan अल्फ़ा का जो इक्वेशन मुझे पहले मिला था उससे इक्वेट कर दूँ तो मेरा t का वैल्यू निकल जाएगा। ये ऑन द स्पॉट सिचुएशन है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते दिख रहा है कि पहले तो मुझे अगर नहीं पता है तो मैं क्या करूँगी, t की वैल्यू पे यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू रखूँगी। अल्फ़ा की वैल्यू कुछ थीटा के टर्म्स में आ रही है तो मैं t की वैल्यू ऐसे ही छोड़ दूँ। ये एक हो सकता है, पर जिनके थोड़े से दिमाग चल रहे होंगे वो ये क्या कर सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2/1 आर ए साइन अल्फ़ा अपॉन आर ए कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू डब्लू बाई टी। ठीक, आर ए कैंसिल, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू डब्लू बाई टी। अब tan अल्फ़ा की वैल्यू है कॉट थीटा बाई 2 इक्वल्स टू डब्लू बाई टी। अब इससे मैं सीधा क्या लिख सकती हूँ, t इक्वल्स टू 2w कॉट थीटा इसके नीचे आ जाएगा तो मैं इसको tan थीटा लिख सकती हूँ। tan थीटा लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कॉट थीटा भी लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, 2w अपॉन कॉट थीटा भी लिख सकते हो। 2w अपॉन कॉट थीटा लिख रहे हो तो 1 अपॉन कॉट थीटा इज tan थीटा। आपकी मर्जी है, 1 अपॉन कॉट थीटा भी लिखोगे तो गलत नहीं है, दैट विल ऑल्सो बी करेक्ट। तो t का जो वैल्यू है टेंशन का वो आ गया मेरा w और थीटा के टर्म्स में, जो कि मुझे चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे पता चली मुझे, इक्वेशन को देख के मुझे पता करना है कि
ये वैल्यू अगर मैं ला सकूँ तो tan अल्फ़ा ये वैल्यू है, tan अल्फ़ा ये वैल्यू है, ये W और T है, ये थीटा के टर्म्स में है, दोनों को इक्वलाइज़ करूँगी तो मेरा कुछ इस वाले टर्म में आ जाएगा। सिचुएशन और क्वेश्चन की डिमांड, ये ऐसा बनाया जाता है क्वेश्चन को, डिमांड नहीं बोलूँगी, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया जाता है कि ऑटोमेटिक आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपका जो भी वैल्यू आएगा, सबसे पहले उसको बॉक्स में पुटअप करना है ताकि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें जो भी वैल्यू आती जाए आपको उस वैल्यू पे फोकस रहे। अच्छा मेरी ये वैल्यू पहले आई थी, आगे इस वैल्यू का कुछ ना कुछ काम आएगा, तो ये वैल्यू आपकी कैसे काम आएगी, आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इक्वेशन देखो कितना ईजी सा इक्वेशन दिख रहा है, आप इजीली पता कर सकते हैं यहाँ पे कि ये tan थीटा निकल के आएगा। ठीक है, तो दिस इज़ योर ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, थोड़ा सा क्या होता है कई बार लोड इधर उधर कर देंगे या स्ट्रिंग थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर W और थीटा के टर्म्स में नहीं निकालना है, सिंपल वैल्यू निकालनी है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आए सिंपल वैल्यू निकालनी है, उस जगह पे आपको W का कुछ वैल्यू दिया होगा, थीटा का कुछ वैल्यू दिया होगा, आइदर आपको कुछ डिस्टेंस दिया होगा। अगर आपको डिस्टेंस दिया है दैट मीन्स डिस्टेंस अगर दिया AF, EF, BF कोई डिस्टेंस दिया है, सबसे ज़्यादा ईजी है, आप सीधा साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का यूज़ करके डिस्टेंस से आप एंगल्स निकालो। ठीक है, अगर आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता है तो आप थीटा में से क्या करोगे, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके डिस्टेंस के थ्रू आप थीटा और अल्फ़ा निकाल लो। थीटा अल्फ़ा निकाल लिए तो आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस में एंगल को रख पाओगे, अगर एंगल निकाल लिए तो ट्रिग्नोमेट्री से, और एंगल निकालने के बाद आपकी इक्वेशन में T और W की वैल्यू तो ईजिली निकल जाएगी, है ना। तो दैट इज़ वेरी इजी। अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू भी चाहिए, हमको इस क्वेश्चन में डिमांड में W और थीटा के टर्म्स में निकालना था, कोई वैल्यू नहीं निकालनी थी, इसीलिए हमने इतना सारा सब कुछ AF, BF और इस सब को ऐसे अज्यूम कर करके ट्रिग्नोमेट्री में डिस्टेंस को बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आप बनाओगे, क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है कि क्या बोल रही है मैडम, कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट को आप दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। जहाँ तक क्वेश्चन बनता है वहाँ तक क्वेश्चन बनाइए, पर कॉन्सेप्चुअली आप उस क्वेश्चन को करेक्ट कीजिए। आप क्वेश्चन ख़त्म करने के चक्कर में नहीं रहिए, लर्न मत कीजिए किसी क्वेश्चन को। ठीक है, मैकेनिक्स इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। हर दिन मैं आपको 3 क्वेश्चंस दूंगी, कोई ज़रूरी नहीं है आपको कि क्वेश्चन को बहुत जल्दी मगअप करना है। 30 क्वेश्चंस दूंगी ओवरऑल 4th और 5th का। आप मैं जिस स्पीड में पढ़ा रही हूँ आपको उसी स्पीड में हर दिन 3-3 क्वेश्चन करिए, आपका आराम से एग्ज़ाम से पहले तक आप बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे और सिर्फ ये 3 क्वेश्चन मैकेनिक्स के करेंगे तो आपका प्रिपरेशन आराम से हो जाएगा। कोई हड़बड़ी नहीं है कि एक दिन में 10-12 क्वेश्चन समझने हैं। 3 क्वेश्चन पर डे मैं आपको देती जाऊँगी, आप 3 क्वेश्चन पर डे आराम से समझते जाइए और दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत ना हो, ऐसे पढ़िए। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, आई डोंट नो कौन से ईयर में, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो सकता है, बट ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये शायद आपके सिलेबस चेंज होने के पहले आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस चेंज होने के बाद नहीं आया है, बट उसके पहले आया है, तो प्रोबेबली चांसेस है कि ये आ सकता है।